जो है वो टाइम जो है वो निकाल रहे हैं। आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर रहे हैं, साथ-साथ जो है वो इस चीज़ को भी आप लेके चल रहे हैं कि आपने इस जो इंटर्नशिप है उसको जो है वो मैनेज करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग को जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, चीज़ें आप मैनेज कर सकेंगे, ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे। तो आप लोग ट्राई करें कि मैनेज करें रादर देन कि आप एक्सक्यूज़ करें किसी भी चीज़ को। फिर भी समझ नहीं आती, मुझसे आप लोग कोई अपनी असाइनमेंट्स का भी पूछते हैं, आई ट्राई कि अगर अब मुझे रात को 12, 1, 2 बजे भी अगर मैसेज आ रहा है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो है स्टूडेंट्स को रिप्लाई करूँ। रीज़न इज़ कि मैं खुद भी उस मैं अगर रूटीन में मेरे अगर अपनी भी कोई क्लास चल रही है, अपना कोई सेशन चल रहा है और यहाँ पे मैं सुबह कचहरी में हूँ, शाम की आप लोग की क्लासेज़ है, उसके बाद थोड़ा-सा हमने रिकॉर्ड सेट करना है। रात के वक़्त मैं मैक्सिमम पढ़ाई करती थी। जो मुझे मतलब स्टार्ट से ही मैं रात के टाइम पढ़ाई करती हूँ, नोट्स बनाने, कोई मैंने अलहदा बुक पढ़नी है लिटरेचर की, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो हम वो सारा जो है इस तरह टाइम मैनेज करते हैं। जो है अपना सोना कम करके आप अपनी जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो स्टडीज़ की तरफ लाएँ, बाकी काम भी रखें लेकिन इसको भी टाइम दें। और अगर अभी जो है आप इंटर्नशिप को ये जो 30-40 दिन है मैनेज कर लेते हैं, तो आप खुद फ़ील करेंगे कि आप एक साथ स्टडीज़ के साथ-साथ और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी जो हम लेक्चर है मैक्सिमम स्टूडेंट आ चुके हैं, 240 हो गए हैं, 10 मिनट्स हमने वेट कर लिया है, तो अभी हम जो है इसको ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं। सर अहमद इकबाल मेकन है हमारे साथ, प्रेसिडेंट ऑफ मेकन लॉ एसोसिएट्स, जो कि आज हमें गाइड करेंगे मेंटेनेंस और डाइवोर्स के टॉपिक पे। तो इसकी कोई हमने कोई आपको नोट्स या कोई स्लाइड्स बना के नहीं दी कि आपको लगे कि वो रिडंडेंट स्टाइल सा है कि वही स्लाइड्स रीडिंग और ये है। प्रैक्टिकली जो है वो सारा नॉलेज जो है आपको बताया जाएगा। और जो भी आपकी क्यूरीज़ हो आप साथ-साथ भी पूछें और एट द एंड भी आप मुझे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लंबी-लंबी क्यूरीज़ होंगी तो आप ट्राई करेंगे कि क्लास में ही आप पूछ लें और ताकि वहीं पे क्लियर हो जाए। इसकी बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट असाइन की जाएगी जो कि प्लेन राइटिंग होगी। वो आपको मैं सिखा भी दूँगी लेकिन मेन जो कंटेंट है, टॉपिक आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर उसकी बेसिस पे अगर आपको कोई केस लॉ सर्च करने का कहा जाता है, कोई प्लेन लिखने का कहा जाता है, तब आप कर सकते हैं। So we will be starting today's lecture in a while. After 3 minutes at 2:45, you can have a pen or paper with you. There are 3 minutes for you. Then we will be starting the whole session. Assalamu alaikum, sir. Sir, you can start the lecture. At 2:45, we will be having 2 more minutes. Then you can formally start the lecture. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको?
जी सर, आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। वालेकुम अस्सलाम सर। हमारे जो पिछले 2-3 सेशन हुए हैं, हमने इसमें कोशिश की है कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस और फैमिली ट्रायल को कवर करने की, और उनको ब्रीफली हमने डिस्कस किया। उसी की कंटिन्यूएशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का सूट किस तरह फाइल किया जा सकता है, कौन फाइल कर सकता है, और मेंटेनेंस किसको अवार्ड की जा सकती है, और किस हद तक मेंटेनेंस अवार्ड हो सकती है। मेंटेनेंस बेसिकली मेंटेनेंस को मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस और फैमिली कोड एक्ट डील करता है मेंटेनेंस के सूट को फाइल करने के लिए। और मेंटेनेंस के टॉपिक को जब आप देखें तो मेंटेनेंस की बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है, इंटरम मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस। इंटरम मेंटेनेंस जो है उसको सेक्शन 17A फैमिली कोड एक्ट डील करता है, और परमानेंट मेंटेनेंस को सेक्शन 9 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1964 डील करता है। मेंटेनेंस का सूट जब भी कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस का सूट फाइल करने के बाद जब डिफेंडेंट की तरफ से रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाती है तो इनिशियल स्टेज पे जज साहब एक इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करते हैं। और इंटरम मेंटेनेंस एक टेंटेटिव मेंटेनेंस होती है फॉर दी टू दी एक्सटेंड ऑफ पेंडेंसी ऑफ द सूट। जब तक सूट पेंडिंग रहता है डिफेंडेंट की तरफ से एक इंटरम मेंटेनेंस उसकी वाइफ को या उसके चिल्ड्रन को मिलती रहती है, जिसको इंटरम मेंटेनेंस सेक्शन 17A फैमिली कोड एक्ट उसको डील करता है। और जब सूट फाइनल होता है तो उसके बाद परमानेंट मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाता है फैमिली कोड की तरफ से, जिसको सेक्शन 9 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1964 डील करता है। अब मेंटेनेंस को अगर हम देखें, इंटरम मेंटेनेंस हो या परमानेंट मेंटेनेंस हो, तो मेंटेनेंस सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि मेंटेनेंस कौन सीख कर सकता है और मेंटेनेंस किसको अवार्ड की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें फैमिली लॉज की हायरार्की को, तो मेंटेनेंस नंबर 1 वाइफ जो है वो मेंटेनेंस सीख कर सकती है, और वाइफ के अलावा चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के जरिए अपने फादर से, या वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस सीख कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाइफ कब उसको सीख कर सकती है मेंटेनेंस, और चिल्ड्रन या बच्चे कब सीख कर सकते हैं मेंटेनेंस, या कब एंटाइटल होते हैं वाइफ और चिल्ड्रन मेंटेनेंस सीख करने के, या मेंटेनेंस का सूट कब फाइल किया जा सकता है। वाइफ जो है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज उसमें इंटर होती है किसी भी शख्स के, तो उसका जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है वो अक्रू हो जाता है। whenever he enter into contract of marriage with any person, she is entitled to seek to obtain to recover maintenance from her husband, either she is living with his husband or she is living separate from his husband। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है तब भी वो एंटाइटल होगी, अगर वो सेपरेट रह रही है उसकी रह है तब भी वो एंटाइटल होगी मेंटेनेंस सीख करने के लिए। और चिल्ड्रन उस वक्त सीख कर सकते हैं जब उनकी मेंटेनेंस अपने फादर से फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ मेजॉरिटी। चिल्ड्रन को ये राइट एक्रू हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने वालिद से उसकी अपनी मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। और इसमें जब मेंटेनेंस का सूट कोर्ट में फाइल किया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कोर्ट देखती है वो देखती है कि उसकी जो मेंटेनेंस की अमाउंट है उसको किस तरह डिटरमिन किया जा सकता है, और कैसे उसको ये कोर्ट किस हद तक मेंटेनेंस अवार्ड कर सकती है वाइफ को और बच्चों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस अवार्ड करती है तो उसमें कोर्ट 2-3 चीज़ें उसके माइंड में होती हैं, और 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड करती है। जब इंटरम मेंटेनेंस अवार्ड की जाती है तो उसमें अगर वो बच्चों की मेंटेनेंस है तो कोर्ट उसमें देखेगी कि एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की एज क्या है, नंबर 1। नंबर 2 उसकी देखेगी कि उसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस, अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसके एजुकेशनल एक्सपेंस कितने हैं, उसके लिहाज से उसको मद्देनजर रखते हुए उसके मेंटेनेंस जो है उसको अवार्ड की जाएगी। नंबर 3 उसकी फीडिंग एक्सपेंडिचर, जो उसके डेली के फीडिंग के एक्सपेंडिचर हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए उसको इंटरम मेंटेनेंस अवार्ड किया जाएगा।
उसकी एज के लिहाज से, अगर वो स्कूल गोइंग है तो उसके एजुकेशनल एक्सपेंस के लिहाज से, और उसकी डेली की जो फीडिंग है, डेली की उसकी जो खुराक है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको मेंटेनेंस अवार्ड किए जाएंगे। और इंटरम मेंटेनेंस सेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया है, सेक्शन 17A फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अवार्ड किए जाते हैं। और इंटरम मेंटेनेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट, ये इंटरम मेंटेनेंस जो कोर्ट अवार्ड करती है, वो इस पीरियड के दौरान ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट इंटरम मेंटेनेंस चलते रहते हैं। उसके बाद जब परमानेंट मेंटेनेंस अवार्ड करती है कोर्ट, तो उसमें इंटरम मेंटेनेंस को अवार्ड करते वक्त जो चीज़ें मद्देनजर रखी जाती हैं कोर्ट, उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ कोर्ट उसमें मद्देनजर रखती है, और वो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट, या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द हस्बैंड, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फादर। उसमें फाइनेंशियल पोजीशन जब कोर्ट मद्देनजर रखती है, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सम टाइम मेंटेनेंस का सूट जब फाइल किया जाता है, तो उसमें जो वाइफ होती है, जो मदर ऑफ चिल्ड्रन होती है, उसकी तरफ से सूट में ये लिख तो दिया जाता है कि ही इज अर्निंग सो मच रुपीज मंथली, उसकी सोर्स ऑफ इनकम उसके एक बढ़ा चढ़ा के उसमें दावे में लिखे जाते हैं, बट शी हैज़ टू प्रूव थ्रू एविडेंस, थ्रू कोजेंट प्रूफ कि उसकी अर्निंग इतनी है, और वो इस कैपेसिटी में है कि वो जो उसने क्लेम कर रही है, चिल्ड्रन क्लेम कर रहे हैं, जो उनकी वाइफ क्लेम कर रही है, उसकी उसके मुताबिक उसको पे कर सकता है। अगर उसकी ये फाइनेंशियल पोजीशन है कि वो उसके मुताबिक, उसके क्लेम के मुताबिक वो पे कर सकता है, देन कोर्ट उनको ये एज पर प्रेयर या एज पर सूट उनको मेंटेनेंस अवार्ड करेगी। इन केस अगर वो इसमें इस पोजीशन में नहीं होते कि वो प्रूव नहीं कर सकते उसका फाइनेंशियल स्टेटस, तो फिर ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उनको प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस देखते हुए उनको एक एवरेज मेंटेनेंस अवार्ड कर देती है, जिसमें कोर्ट उनके फाइनेंशियल स्टेटस को मद्देनजर रखती है, हस्बैंड को, प्लस उनकी जो एजुकेशन एक्सपेंस हैं और डेली के जो उसके एक्सपेंस हैं बच्चों के, उनको मद्देनजर रखते हुए एक एवरेज, जो एक कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में जो भी एक रेशो बनती है, उसके मुताबिक कोर्ट उनको अवार्ड कर सकती है। इसमें कोई ऐसा फिक्स कोई फार्मूला किसी लॉ में नहीं दिया गया, अलबत्ता मुख्तलिफ साइटेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मौजूद हैं जिनमें मुख्तलिफ एक क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किया गया है, और वो जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है वो भी कोर्ट की, फैमिली कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, फैमिली कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उनको मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उनको परमानेंट मेंटेनेंस अवार्ड करे। परमानेंट मेंटेनेंस अब जब कोर्ट अवार्ड करती है या कोर्ट सूट डिग्री करती है, तो इसमें क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये होता है कि हाउ लॉन्ग मेंटेनेंस कैन बी अवार्डेड, कितने अरसा उसका प्रीवियस कितना खर्चा अवार्ड किया जा सकता है, और फ्यूचर कितना उसका खर्चा अवार्ड किया जा सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ, इसमें कोई स्पेसिफिक जो है इसका लिमिटेशन पीरियड जो कानून में है या मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में तो ऐसा नहीं दिया गया। अलबत्ता जो प्रीवियस इसका मेंटेनेंस है उसको आर्टिकल 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का डील करता है, जिसमें मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड वो 6 ईयर है, और 6 ईयर की मेंटेनेंस इनको अवार्ड की जा सकती है, बच्चों को भी और वाइफ को भी। लेकिन इसमें एक साइटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये 2018 है, YLR 128 पेशावर की एक साइटेशन है, ये आप नोट कर लें और इसको बाद में आप स्टडी भी करें, और इस पे एक असाइनमेंट भी आप बनाएं। 2018 YLR 128 पेशावर की साइटेशन है। इसमें पेशावर हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि ऑल दो उसमें आर्टिकल 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत मैक्सिमम 6 ईयर का वो मेंटेनेंस अवार्ड किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में इसमें एक प्रेस्क्राइब्ड, इसमें एक रूल प्रेस्क्राइब कर दिया है, जिसमें उस हाई कोर्ट ने कहा है कि पिछले 30 साल का खर्चा इस केस में अवार्ड किया गया। और इसमें ये भी एक होल्ड किया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि इसमें कोई लिमिटेड पीरियड इसमें फिक्स नहीं है, इसमें फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में और लिमिटेशन एक्ट में कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि कोर्ट मुख्तलिफ हालात वाक़यात और मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस, केस के सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उसको मैक्सिमम जितने भी टाइम पीरियड हो बनता हो उसको खर्चा अवार्ड कर सकती है। तो इस साइटेशन के मुताबिक इसमें
वाइफ को और एक उसकी बच्ची थी, इसको सबका 30 साल का खर्चा अवार्ड किया गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें अब एक दो चीज़ें और आती हैं जो, और कि वाइफ को मैक्सिमम कितना खर्चा कितना प्रीवियस खर्चा अवार्ड किया जा सकता है। तो जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बताया है कि वाइफ जैसे ही कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज में इंटर होती है, निकाह में आती है, तो एंटाइटल हो जाती है। और निकाह में आने के बाद, एंटाइटलशिप के बाद, वो जब तक किसी भी शख्स के निकाह में रहती है वो एंटाइटल रहती है उससे खर्चा लेने का। जब भी उसका कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज ब्रेक होता है, इधर थ्रू खुला और थ्रू तलाक, तो उसका जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद उसका कोई उसको खर्चा या मेंटेनेंस अवार्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं, वो चिल्ड्रन का एक स्पेसिफिक फार्मूला उससे बिल्कुल वाइफ से डिफर करता है। चिल्ड्रन का जो खर्चा है, अगर उसमें बेटा हो तो बेटे का खर्चा फ्रॉम बर्थ टिल मेजॉरिटी उसका खर्चा अवार्ड किया जाता है कोर्ट की तरफ से। और जब तक बेटा बालिग नहीं हो जाता उस वक्त तक वो एंटाइटल है अपने वालिद से खर्चा लेने का। इन केस ऑफ डॉटर अगर हो तो डॉटर का खर्चा फ्रॉम दी बर्थ टिल हर मैरिज, उसका मेजॉरिटी पीरियड काउंट नहीं होता बल्कि टिल हर मैरिज, वो चाहे उसकी 20 साल की एज में हो जाए, चाहे 30 साल की एज में हो जाए, चाहे उसकी 50 साल में, जब तक वो शादी नहीं करती वो एंटाइटल रहती है अपने फादर से खर्चा क्लेम करने का। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि मेंटेनेंस के सूट से रिलेटेड थी, तो ब्रीफली मैंने कोशिश की आपके साथ डिस्कस करने की। लेकिन ये चीज़ें डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करता जाऊँ कि ये चीज़ें मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दी हैं। मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस, हु कैन क्लेम मेंटेनेंस एंड हाउ लॉन्ग मेंटेनेंस कैन बी अवॉर्डेड, ये चीज़ें ब्रीफली मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन जब तक आप इसको एक ड्राफ्ट की सूरत में तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ग्रुप में आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें आपने एक सूट तैयार करना होगा, एक प्लेट तैयार करनी होगी सूट फॉर रिकवरी ऑफ द मेंटेनेंस। उसके मुताबिक आप उसको तैयार करके वो सबमिट करेंगे तो फिर आपकी उसमें करेक्शन भी की जाएगी जिसमें सारा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसमें आप फिर आपको फर्दर बताया जाएगा कि इसमें मेंटेनेंस के सूट में कौन कौन सी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे इसको आगे लेके चलना है और कैसे तैयार करना है। सॉरी सर, आई एम डिस्टर्बिंग यू। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट की आवाज़ नहीं आ रही, तो कोई और स्टूडेंट बता दे उनको आवाज़ आ रही है। जी आ रही है मैडम। जी मैडम, सबको आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सर, यू कैन कंटिन्यू। जी मैम, आवाज आ रही है। जी, अगर किसी को नहीं भी आ रही तो रिकॉर्डेड एक ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, वो आप सुन सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी मेन चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा क्वेश्चन है जी प्लीज। सर, ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा अगर एक हस्बैंड है वो खुद तो कुछ नहीं अर्न करता लेकिन उसका फादर अर्निंग करता है, वो उस पर डिपेंड करता है, तो उसका क्या सीन होगा सर? फादर के फादर का आपका मतलब है उसके हस्बैंड के फादर उसका अर्न करता है जॉइंट फैमिली में, तो उस पे जी जी लाइबिलिटी नहीं आती। उस उसके हस्बैंड के फादर पे लाइबिलिटी नहीं आती, वो उसी पे होगी। और जो फादर है वही लायबल है उसको मेंटेनेंस पे करने का। सर, जो वाइफ फैमिली है, जो अक्सर ज्वाइंट होती है तो क्या उसके जी जी, फादर को भी देना पड़ेगी? नहीं नहीं आ सकती, उसके खिलाफ सूट ऑफ मेंटेनेंस फाइल नहीं किया जा सकता। सही है, थैंक यू सर। सर जी जी प्लीज। सर पीरियड वाइफ को वो दिया जा सकता है सर मेंटेनेंस, जैसे कि सर कुछ मेरा कहा क्वेश्चन ये है, का वो है कि मेंटेनेंस मतलब टिल डिलीवरी या 90 डेज या इनमें से कोई भी लेटर तक हो उस तक मतलब दिया जा सकता है, तो ऐसा कुछ है या नहीं सर? काइंडली गाइड कर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा रिपीट करें जरा क्वेश्चन। सर मैंने कहा कि कुछ को कहा कि इस पे वो है कि मतलब इद्दत के पीरियड में ना वाइफ को वो दी जा सकती है मेंटेनेंस। कुछ कहते हैं कि मतलब 90 डेज तक, कुछ कहते हैं कि टिल डिलीवरी, तो या कुछ कहते हैं कि इनमें से कोई भी जो लेटर हो। तो क्या ऐसा कुछ है जो मतलब इद्दत पीरियड में वाइफ को वो दी जाए या टिल डिलीवरी उसको वो किया जाए,
जी मेंटेनेंस जी दी जाए। जी बिल्कुल ऐसा है, उसमें ऐसे है कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसको डाइवोर्स हो जाए तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो टिल डिलीवरी ही चलेगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो फिर उसकी जो खुला के बाद या तलाक के बाद जो मेंटेनेंस है वो इधर पीरियड जो कि 19 डेज होता है उस तक ही चलेगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये प्रीवियसली मैंने एक केस मेरे सामने गुजरा सर, उसमें ये था कि जो ऑफर थी शादी की वो लड़की की तरफ से थी और लड़की कमाती थी खुद, जबकि लड़का जो था वो बेरोजगार था, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो 4 साल तक वो शादी चलती रही और 4 साल तक वो जो लड़की थी वो घर चलाती रही, यानी लड़का जो था वो बिल्कुल बेरोजगार था, वो नहीं कमाता था। उनके फिर बच्चे भी हो गए, तो अब वो लड़की जो है मतलब अब डिवोर्स हो गई, वो लड़के ने डिवोर्स दे दी, तो अब वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। तो सर इन दैट केस मतलब क्या होगा कि जब ऑफर जो थी वो लड़की की तरफ से थी, चलो ठीक है एक्सेप्टेंस हुई, शादी हो गई, थ्रू आउट 4 साल तक लड़की ही चलाती रही घर को, अब वो जाके मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तो सर इस सिचुएशन में फिर क्या होगा जबकि लड़का बेरोजगार है शुरू से ही, पहले शादी से पहले ही बेरोजगार था, अब भी बेरोजगार है। हाल तो उसमें ऑफर लड़की की तरफ से थी, लेकिन लड़की की तरफ ऑफर होने का मतलब ये तो नहीं है कि लॉ चेंज हो जाएगा। जो लॉ में एक प्रेस्क्राइब्ड रूल है मेंटेनेंस का वो चेंज हो जाएगा। बेशक ऑफर उसकी तरफ से थी जो, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस की वो तो हस्बैंड की पे ही फॉल करती है और उसी की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर वो 4 साल बाद करे या 10 साल बाद करे मेंटेनेंस वो क्लेम कर सकती है। उसमें कोई ऐसी बार नहीं है, लीगली बार नहीं है कि ऑफर उसकी तरफ से थी तो मेंटेनेंस का जो उसका राइट है वो बेवफ हो गया। ऐसा नहीं होता। सर बेरोजगार को कोर्ट क्या करेगी सर, पाबंद करेंगे कि रोजगार करें? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर इन सर केस अब वो बेरोजगार को बेरोजगार कोर्ट है तो नहीं कमा सकता, बेरोजगार तो को कोर्ट कोर्ट क्या पाबंद करेगी करेगी? इस सिचुएशन में? जी जी पाबंद करेगी कोर्ट उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पे करना मेंटेनेंस। वो नहीं कमा सकता या कमा सकता है ये कोर्ट का इशू नहीं है। ही हैज टू पे मेंटेनेंस एंड ही विल पे। अगर नहीं सर पे करेगा, अगर नहीं पे करेगा तो इनके उसके जो एस जी इनकेस अगर हस्बैंड मतलब माजूर है तो क्या? थैंक यू। सर अगर हस्बैंड माजूर है तो उस सिचुएशन क्या होगा? उस सिचुएशन में माजूर है तो उसमें एक लेटेस्ट साइटेशन है हाई कोर्ट की। उसमें जो माजूरी की वो आप उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर वो प्रूव कर लेता है तो कोर्ट बैतुल माल को ऑर्डर कर देगी, वो उसकी मेंटेनेंस पे करेगी। ये एक ओके सर। साइटेशन है, मैं आपको नोट करवा दूंगा, लाहौर हाई कोर्ट की साइटेशन है। लेकिन इसमें लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि अगर वो माजूर है तो मेंटेनेंस की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो या वो मेंटेनेंस पे करने का लायबल नहीं होगा। मेंटेनेंस उसको पे करनी है हर सूरत में, चाहे वो माजूर है या चाहे जो भी है। अगर जिंदा है मौजूद है तो उसको मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। मजदूरी कोई ओके सर, एक्सक्यूज नहीं थैंक यू। है। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि लड़की का शादी तक उसके बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके खर्चे की, तो सर मैंने ये पूछना था कि लड़की की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मतलब वो भी बाप के जिम्मे होगी या उसकी वालिदा के जिम्मे होगी? वो बाप के जिम्मे होगी। जी लड़की सर, की थैंक यू। एजुकेशन, लड़की की एजुकेशन, उसकी वेलबीइंग, उसकी शादी जो भी है उसकी, वो सारी बाप के जिम्मे होगी। जी सर। बच्चों की अक्सा आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप मैसेज कर दें या फिर मैम आप अब आ रही है? हाँ, अब बेहतर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक वाइफ सपोज डाइवोर्स के बाद सेकंड मैरिज की तरफ जाती है तो क्या सेकंड मैरिज में वो अपने बच्चों के लिए अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगती है? जी ले मांग सकती है सकती वो? है, ले सकती है। सेकंड मैरिज से उसके एक्स हस्बैंड से जो उसके बच्चे हैं उनकी मेंटेनेंस का राइट वो खत्म नहीं हो जाता, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बच्चे तो उसके एक्स हस्बैंड से ही हैं, तो बच्चों का एक खर्चा उसने क्लेम करना है वो कर सकती है उससे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि मेंटेनेंस इज कस्टम, दैट्स व्हाई वाइफ इज गिवन मेंटेनेंस बिकॉज शी इज रिमेनिंग इन हाउस व्हाइल हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ हाउस की, यानी वही एक सोल बंदा होता है जो कि कमाता है और वाइफ को घर में रहने की वजह से हम मेंटेनेंस देते हैं। तो आपका क्या मैं ख्याल है? नहीं, रिपीट नहीं, जी जी नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं ना सर? जी जी बिल्कुल। सर तो क्या हम इस टाइप की प्ली ले सकते हैं कि माय वाइफ इज अर्निंग वुमन, व्हाई एम आई एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस? नहीं प्ली ले सकते, ये तो एक प्रेस्क्राइब्ड लॉ है, आप लॉ के अगेंस्ट कोई प्ली तो नहीं ले सकते। एक राइट, एक सर कानून ने एक राइट दिया है एक औरत को, तो वो राइट उससे आप छीन तो नहीं सकते। सर वो राइट तो तभी दिया गया है ना कि वो घर में ही रहती है। नहीं नहीं, घर में ना भी रहे, वो कमाती हो बेशक, वो अर्निंग अच्छा, लेडी हो, लेकिन फिर भी उसका राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का। ओके सर, ये थैंक यू। फैमिली लॉज में ये कहीं नहीं है कि अगर वो कमाती हो तो वो राइट, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। वो तो उसकी एक एडिशनल जॉब है, उसकी अपनी एक फ्री विल है, वो कमाए या वो जो भी करे, लेकिन वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सर अगर हस्बैंड उसको मना करे फिर भी वो कमाए तो? फिर मिस्टर हस्बैंड यही हराम वो कमाए तो फिर भी वो फिर भी वो कमाए। कमाए तो फिर हेलो उसकी मर्जी। जी जी। सर, आपने बताया था कि कोर्ट जो फैसला करती है मेंटेनेंस जिस पे लगाती है वो फाइनेंशियल पोजीशन देखती है डिफेंडेंट की। अगर जी जी। हस्बैंड कमाता ही ना हो, उसके पास जॉब भी ना हो, तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगी उसके? अगर वो कमाता ही ना हो हेलो। तो वो शादी ही ना करे, यही हाल है उसका, और क्या है। नहीं सर, आपने वो कहा था ना कि फाइनेंशियल पोजीशन दे के डिफेंडेंट पे उतना वो जुर्माना वगैरह लगता है मेंटेनेंस का। अगर वो कमाता ही नहीं, नहीं, फाइनेंस नौकरी जॉब कमाता ही वगैरह। नहीं। जी जी, अगर वो कमाता ही नहीं है तो कोर्ट उसमें जनरल एक्सेप्शन देखेगी ना, प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस देखेगी कि एक एवरेज जो एक खर्चा है उसका बच्चों का या वाइफ का कितना बनता है, तो वो कोर्ट उसको अवार्ड कर देगी। अब देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमा के जिस तरह वो कमा के दे या कहीं से ला के दे, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है ना। अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल जीरो है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसको बिल्कुल वो फ्री हैंड दे दे कि ठीक है फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ऐसी नहीं है तो आप खर्चे से मुबर्रा हैं। वो कतन उस खर्चे से मुबर्रा नहीं हो सकता, खर्चा उसने देना है। उस सिचुएशन में कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट एक एवरेज प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए खर्चा अवार्ड कर देगी और वो खर्चा उसको देना होगा। ठीक है सर। अच्छा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें आपने जो कहा कि जो है ना राइट, जो है वुमेन के पास राइट है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन अगर वो जो है ना सेकंड मैरिज कर रही है तो उसके जो है ना पीछे वाले जितने भी जो है ना फर्स्ट से जितने भी राइट्स है मेंटेनेंस के वगैरह वो तो सारे एक्सेसिव हो जाएंगे ना, ये चाइल्ड के भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसकी जो माइनर की जो कस्टडी होगी वो सारी जो है ना वापस उसकी उनको दी जाएगी, फादर को। नहीं, वो कस्टडी एक अनदर इशू है। कस्टडी जब तक उसके पास रहेगी वाइफ के पास, वो बच्चों की मेंटेनेंस तो क्लेम कर सकती है और बच्चों की मेंटेनेंस की वो एंटाइटल रहेगी, क्योंकि मेंटेनेंस वो बच्चों की क्लेम कर रही होगी, अपनी नहीं। अपनी उसके जितने राइट्स हैं मेंटेनेंस के और वो सीज हो जाते हैं, बच्चों के नहीं होते। जब तक बच्चे उसके पास रहेंगे वो बच्चों की मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और जब कस्टडी उनकी फादर को मिल जाएगी फिर एडमिटेडली वो जो राइट वो जो क्लेम है उसका वो भी सीज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सर अपने बाप के पास चले जाएंगे। सर लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जजमेंट भी है कि अगर जो है लड़की दूसरी सेकंड मैरिज करती है और बच्चे भी रखती है, जैसे अगर जो है ना वो जिनका जो सेकंड जो फादर है जिसे वो उनको जो है अच्छी तरीके से रख रहा है तो वो उसे रख सकती है, और फिर तो वो मेंटेनेंस क्लेम ही नहीं कर सकेगी। नहीं, मेंटेनेंस बच्चों का क्लेम कर सकती है, इसमें कोई ऐसी वो प्रोविजन नहीं है लॉ में कि वो सेकंड मैरिज करती है और बच्चे भी अपने पास रखती है। तो वो तो फिर उनकी अपनी म्यूचुअल कंसेंट है। सम टाइम ऐसे केसेस में होता है कि म्यूचुअल कंसेंट से वो बच्चे, क्योंकि फादर को राइट अक्रू हो जाता है कस्टडी का, और कुछ केसेस में एक्सेप्शन ये होती हैं कि ये होता है कि फादर जो अपना कस्टडी का राइट है वो वेव कर देता है, और इस कंडीशन के साथ कि वो उससे खर्चा क्लेम नहीं करेगी।
तो वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वो कस्टडी अपने पास रखे और मेंटेनेंस का राइट बच्चों का सीज हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Sir, am I audible to you? Yes. Sir, I want to know that under which provision it is provided that a boy is entitled for the maintenance until he attains the age of majority. A boy is entitled for maintenance from his birth till he attain majority, age of majority. He is entitled to claim maintenance from his father. Either he is living with her father or he is living with her mother. Under which provision, sir? Provision section 9 Muslim Family Laws Ordinance. अच्छा, और सर डिवोर्स के बाद अगर वुमेन मतलब अपने बच्चों को जो है उनकी मेंटेनेंस कर रही है और फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, तो सर पास्ट की भी मेंटेनेंस क्लेम करी जा सकती है? डेफिनेटली मैंने पहले बता चुका हूँ कि पास्ट मेंटेनेंस उसका जो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत तो आर्टिकल 120 उसको डील करता है लिमिटेशन एक्ट का, जिसमें मैक्सिमम उसको 6 ईयर की मेंटेनेंस अवार्ड की जा सकती है। लेकिन एक साइटेशन मैंने आप नोट करवाई है 2018 YLR 128 पेशावर की, इसमें पिछले 30 साल का खर्चा दिया गया है और कोर्ट ने होल्ड किया है कि केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फैमिली कोर्ट उसको मैक्सिमम पीरियड का पास्ट मेंटेनेंस अवार्ड कर सकती है। और सर ऐसे भी होता है ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कि जो है